अभी कुछ दिन पहले मासूम शर्मा जी के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी, जहां उनके काफ़ी सारे गाने डाउन कर दिए थे। इंडस्ट्री में गिरिक अमन का नाम वहाँ ज़रूर होता है जहाँ पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। वो आदमी तब भी लेजेंड था, वो आदमी आज भी लेजेंड है, वो आदमी कल भी लेजेंड ही रहेगा। आर्टिस्ट अच्छा कमा रहे अपने टैलेंट से। क्या है वो कड़वा सच म्यूजिक इंडस्ट्री का जो दुनिया को नहीं पता? इट वॉज ऑल सरप्राइज गिवन बाय हनी भाई की वेलकम टू द ग्लोरी। शीशे वाली चिन्नी क्यों मिला? नेपोटिज्म आर्टिस्ट के सिलेक्शन में हो वो नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द टैलेंट। अगर गाने देख के या मूवी देख के कोई गैंगस्टर बनता होता तो पूरी दुनिया गैंगस्टर होती। आप क्यों गैंगस्टर नहीं हो? एक राइटर कुछ भी गाना लिखता है, वो समाज के अंदर रह के समाज में क्या क्या हो रहा है उसको देख कर लिखता है। लोग कहते हैं हनी पाजी की दी हुई सलाह आदमी की किस्मत और उसका समय दोनों बदल देती है। Nobody hates him because he is a kind of person जिस आदमी को लोग प्यार करते हैं। Guilty is always conscious, you know। उस आदमी को पता है उस आदमी ने किस किस के साथ क्या क्या करा है। वो पहली बात तो बोलेगा नहीं, और बोल भी देगा तो साफ क्रॉस है, काटा है, बिल्कुल बहुत बड़े वाला एनू है, क्योंकि मैं थूक के नहीं चाहता। म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में लोग कहते हैं कि टैलेंट से ज्यादा सेटिंग चलती है। वो मुझे बहुत पसंद है। ब्रांडेड फौजी भाई के साथ आपका कैसा रिश्ता है? सारे भैया वर्गे यार रे बाबा, भोले की सरकार, खेत पे हो गया फार्म तैयार रे, घोड़े 3 बैठ के 4। आज हमारे पॉडकास्ट पे फिर एक बार वापस आ गए हैं गिरिक अमन जी, जिनके गाने हर पार्टी की वाइब बन जाते हैं। हमने उनसे जाना कि शीशे वाली चुन्नी सॉन्ग के वायरल होने के पीछे का असली मैजिक क्या था, शहनाज गिल और हनी सिंह पाजी का कितना इम्पैक्ट था, और क्या ये कोलैब उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। साथ ही उन्होंने सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और म्यूजिक इंडस्ट्री में अनफेयर ट्रीटमेंट जैसे टॉपिक्स पर भी अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा। उन्होंने मासूम शर्मा की कंट्रोवर्सी पर भी अपना ओपिनियन दिया और बताया कि उनका और मासूम शर्मा का नया गाना घोड़े 3 एक देसी बैंगर जो रिलीज हो चुका है और सुपर हिट भी हो चुका है, वो कैसे प्लान हुआ, उसके पीछे का क्रिएटिव थॉट प्रोसेस क्या था, और कौन सी लाइन उनकी फेवरेट है जो उन्होंने पॉडकास्ट में खुद गाकर भी सुनाई। तो भूल कर भी हमारी गिरिक अमन के साथ ये कैंडिड और अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi, Bhaiya, welcome to the Misfit Humans podcast. Welcome back to the Misfit Humans podcast. थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। पहला पॉडकास्ट पिछले साल आपके साथ किया था। सब भोले बाबा का किया हुआ है। आप और हम करने वाले कुछ नहीं होते, बस ये है कि जो चीज़ें डेस्टाइंड है वो अपने आप चलती रहती है। और मेरा ये मानना है कि समय के हिसाब से और जैसे जैसे ऊपर वाला रास्ता दिखाता रहना, बस चलते रहो, सब अच्छा होता है। भी आपने डेस्टिनी की बात करी। जब लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी, आपकी एक एल्बम आ रही थी उस टाइम पे, और वो आई उस्ताद, जिसके गाने एक गाना आया था डैडी। हाँ, जिसका एक गाना आया और सुपर क्रेजी वायरल सॉन्ग। और उसके बाद हमें एक ऐसा गाना देखने को मिला विच क्रॉस्ड 50 मिलियन व्यूज देखते ही देखते। गाना कैसे मिला, क्या स्टोरी है बिहाइंड द सीन, स्टोरी क्या है उस गाने की, हाउ डिड इट हैपन? I again say that it was all destined and महाकाल का सर पे हाथ रहा है शुरू से, और मैं बहुत मानता हूँ भोले बाबा को। और गाना हनी भाई के द्वारा दिया गया था, वो ग्लोरी एल्बम में डाला गया था। एंड आई वॉज मतलब मुझे ये नहीं था कि गाना ग्लोरी में आएगा। इट वॉज ऑल सरप्राइज गिवन बाय हनी भाई की वेलकम टू द ग्लोरी। So that call changed all the scenario. शहनाज गिल, शहनाज गिल जी के साथ काम करना कैसा था? How was it like? She's a cutie pie. She is like, मैंने बिग बॉस में देखा था उनको। हाँ जी, सभी ने हमने बिग बॉस में देखा था। बड़ी चुलबुल किस्म की व्यक्ति हैं वो, और मतलब लेडी हैं, और वो शूट पे भी सेट पे भी वैसी ही थी, बहुत चुलबुल, नटखट, और बहुत एनर्जेटिक हैं, और अपना काम बहुत खूबी से उन्होंने निभाया और निभाती भी हैं। जो उन्होंने डांस मूव्स दिखाए अपने गाने के अंदर, शीशे वाली चुन्नी के अंदर, वो लोगों ने रील्स में कॉपी करे, और वो बहुत चीज़ लोगों ने अपने से लिंक करी वो डांस मूव्स। और मुझे बहुत एनर्जेटिक लगती हैं वो, कि हाँ यार उनमें है, मतलब शहनाज के अंदर वो चीज़ है। दैट इज़ वाई शी इज़ देयर। आज एक नाम है, आज एक पहचान है उनकी, उनके
काम की वजह से और उनकी जो चुलबुल उनका जो नेचर है, बड़ा फन टाइप का, बच्चों वाला, दैट इज़ क्रेजी एंड पीपल लाइक दैट, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप से लोग। क्या लगता है भाई आपको, व्हाट वाज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ शीशे वाली चुन्नी? देयर आर टू बिगेस्ट रीजन, एक भोले बाबा और दूसरा द रियल लेजेंड ओजी यो हनी सिंह। आपको नहीं लगता शहनाज गिल भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर था उस गाने को वायरल करने नहीं के था पीछे? फैक्टर। देखिए, फैक्टर गाने के पीछे पूरी टीम होती है। गाने के पीछे डायरेक्टर मीर गुलाटी भी थे, गाने के पीछे हनी भाई भी थे, गाने के पीछे शहनाज गिल भी थी, गाने के पीछे पूरी कोरियोग्राफर जो टीम थी वो थी, गाने के पीछे पूरा एक क्रिएटिविटी जो थी वो मैटर करती है। और वो मतलब गाने के पीछे जिन जिन लोगों ने जितने लोगों ने काम करा, वो सब उस सुपरहिट गाना का एक हिस्सा थे, उसका एक्स फैक्टर थे कि सबने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छी तरीके से काम किया और दिल से काम किया। जो लोगों तक चीज़ पहुंची तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी करा। कभी कभी कैमरे के आगे कई ऐसी बातें होती हैं जो आदमी झूठ नहीं बोलता बट बोलता नहीं है। नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोलता और जो बोलने वाली चीज़ होती है मैं बोल भी देता हूँ, क्योंकि ठीक है, मैंने आपको पहले भी, आपके जो पहला पॉडकास्ट था वो मेरा आप ही के साथ था और आपका पॉडकास्ट पहला मेरे साथ था लाइव का, आज से 1 साल पहले जी। तो मैं जब भी ऐसा था और मैं उससे पहले भी ऐसा था और मैं आज भी ऐसा हूँ और मैं कल भी ऐसा ही रहूँगा। जो चीज़ कहने वाली है वो कहो, क्योंकि डर के जीने वाली मेरी आदत नहीं है। मैं ऐसे नहीं जी सकता। शीशे वाली चुन्नी क्यों मिला? क्या दोस्ती का फैक्टर था हनी पाजी के साथ? बिल्कुल, दोस्ती का फैक्टर ये था, या साथ प्यार में था। टैलेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था? नहीं, खैर मैं अगर बात करूँ तो हनी भाई से अगर मैं टैलेंट की बात, मतलब मैं अगर सोचूं तो मेरे को लगता है कि हनी भाई का टैलेंट मेरे से बहुत अपरंपार है। बहुत लेजेंडरी आदमी है वो और बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, बहुत चीज़ें ठोकर खा के, धक्के खा के एक आदमी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो टैलेंट तो उनमें था, म्यूज़िकल टैलेंट था, गाने को सिलेक्शन करने में उनका टैलेंट था और मैंने तो सिर्फ अपना कर्म किया, अपना काम निभाया। मैंने गाना गा के भेज दिया भाई ने, उसके बाद जो एक इतिहास बना वो आपके सामने है। आप तो पंजाबी गाने करते थे ना, ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा टर्न क्यों कि पंजाबी गाने गाते गाते आप हरियाणवी म्यूजिक में आपने डायरेक्टली जंप किया? ये हनी भाई का सिलेक्शन था मुझे और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने पहले ही बताया कि उनके अंदर उनका जो एक वास्ट एक्सपीरियंस है ना, जो उनकी सोच है, कोई भी आर्टिस्ट अगर उनकी सोच के हिसाब से चले तो मुझे लगता है वो कभी रुकेगा नहीं। क्योंकि मैं जब भाई से मिला, बहुत टाइम बाद मिला था और बहुत पहले मिला था, तो इस गाने के दौरान ही मुलाकात हुई थी बहुत टाइम बाद, क्योंकि भाई दुबई शिफ्ट हो गए हैं और फिर मिलना भी, फिर बीमार भी थे तो मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। सो जब मैं मिला उनसे तो मैंने उनको अपने कुछ हरियाणवी गाने सुनाए कि भाई मैंने ये गाने 4-5 वो एल्बम के गाने उस्ताद के ना मैंने उनको सुनाया। तो देन ही सेड मी एंड ही सजेस्टेड मी दैट ब्रो यू स्टार्ट सिंगिंग दिस हरियाणवी लैंग्वेज सॉन्ग। आपके फेस पे और आपके मुंह पे हरियाणवी सूट कर रही है। सो आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड अ वेरी गुड सजेशन। सो आई परस्यूड विद इट देन। लोग कहते हैं हनी पाजी की दी हुई सलाह आदमी की किस्मत और उसका समय दोनों बदल देती है। इस कोलैबोरेशन के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ भी कंप्लीटली चेंज हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल चेंज हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं और मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं आती इस चीज़ में। जो चीज़ हकीकत है वो कहनी भी चाहिए। ऑडियंस पीपल हैव स्टार्टेड मी टेकिंग लाइक, मतलब हरियाणवी लैंग्वेज की जो मैंने वो लैंग्वेज, हरियाणवी लैंग्वेज था शीशे वाली चुन्नी का, लोगों ने वो एक्सेप्ट करा, वो लैंग्वेज, वो मेरी टोन एक्सेप्ट करी। वो लोगों ने हरियाणवी लोग हैं जो जाट हैं, भाई बहन हमारे, उन्होंने अप्रिशिएट भी बहुत करा। सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। जिंदगी कितनी बदली है? जिंदगी, देखिए जिंदगी हर गाने के बाद बदलती है, जैसे जैसे आपका गाना चलता रहता है, सुपर हिट होता है। अब ये वाला गाना आया है घोड़े 3 मासूम भाई के साथ, तो टाइम टू टाइम चीज़ें हर गाने के बाद अपग्रेड होती रहती है।
मासूम भाई के बारे में तो अभी हम थोड़ा सा रुक के बात करेंगे, क्योंकि घोड़े 3 इज गोइंग वायरल। मतलब Yup. लोग इतना पसंद कर रहे हैं उस गाने को, मैं खुद उसको 2-3 बार सुन चुका हूँ, इट इज अ डिफरेंट वाइब। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि शीशे वाली चुन्नी के बाद हनी पाजी के साथ और कितने गाने लाइनअप में है? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक ही गाना रिकॉर्ड हुआ और एक ही गाना गया हो, गाने तो कई सारे गए होंगे। मैंने भाई को भेजे हुए गाने, बहुत सारे गाने हमारी सिलेक्शन में चल रहे हैं। और अब नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन हनी भाई की, उनके डिपेंड्स ऑन हिज अवेलेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन हिज टाइमिंग्स की कब वो गाने करना चाहेंगे। बिकॉज आई नेवर मैं कभी भी फोर्सफुली या मैं कभी भी पीछे पड़ के कोई काम नहीं करता। मुझे पता है कि किसी आदमी की कोई व्यस्तता चल रही होती है, कहीं बिजी होता है, 100 चीज़ें होती हैं, और भी आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज बिलीव इन द राइट टाइम एंड द गुड टाइम टू कम। सो जब अच्छा टाइम और राइट टाइम आएगा तब भाई के साथ और गाने दिख जाएंगे आपको। म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में लोग कहते हैं कि टैलेंट से ज़्यादा सेटिंग चलती है, कितना सच है ये? टैलेंट से ज़्यादा सेटिंग, मतलब यू टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म? ऑब्वियसली वो बॉलीवुड में चलता है, वो हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म एज सच इतना नहीं है। नेपोटिज्म आप कह सकते हो तो वो कास्टिंग में चल सकता है, भाई किसको फीचर करना है, किसको क्या करना है, किसके साथ किसकी कैसी बॉन्डिंग है, वो वहाँ चल सकता है। बट एज फार एज मतलब अगर ये आपको लगे कि नेपोटिज्म आर्टिस्ट के सिलेक्शन में हो, वो नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द टैलेंट। अगर मैं म्यूज़िक करता हूँ और आप अच्छा गाते हो तो मैं आपके साथ काम करूँगा। बट ये नहीं है कि आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो और मैं अच्छा गाता ही नहीं हूँ तो मैं आपको अननेसेसरली, आप मुझे गाना गवाओगे, आप अच्छा गाते नहीं हो तो मैं म्यूज़िक करके आपसे गाना गवा लूँगा। तो वो मेरे को ऐसा लगता नहीं, मेरी ये सोच है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन पीपल। नहीं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, कमेंट सेक्शंस में भी मैं देख रहा था, गाने के कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था, तो लोगों ने बोला कि कमेंट छोड़ो यार, कमेंट तो दोस्ती की वजह से गाना मिला है, जबकि आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, दोस्ती की वजह से तो मिला, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। याराना तो है ही, भाईचारा तो है ही। बट अगर मेरे में, मैं अगर गाता ही ना होता और मैं मुझे नॉलेज ही ना होती सुरताल की, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी काम मेरे साथ करेगा। दोस्ती अपनी जगह है, टैलेंट अपनी जगह है, तो इट इज ऑल क्लियर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। Yeah, you have always been very vocal about हनी पाजी। आपने हमेशा हर सिचुएशन में, हर पॉइंट पे यू आर ऑलवेज ऑन हिज साइड। तो क्यों नहीं होऊंगा? मतलब इसके पीछे देखिए, मैं हर बार एक चीज कहता हूं, मैं दोस्ती नहीं करता, मैं यारी करता हूं। ट्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रदरहुड, दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, कि वो मैटर करती है। इंडस्ट्री में किस तरीके का रिएक्शन मिलता है जिस तरीके से आपका सपोर्ट है? मेरा सपोर्ट नहीं है हनी भाई को, सिर्फ सभी का सपोर्ट है। नोबडी हेट्स हिम बिकॉज ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जिस आदमी को लोग प्यार करते हैं। हेटर्स वो हैं जो उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो हेटर्स है। नहीं तो पूरी इंडस्ट्री प्यार करती है उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बैकलैश कभी नहीं मिला आपको? कोई साइलेंट ट्रीटमेंट कुछ आर्टिस्ट से, कुछ पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों से? जो देखो, हमेशा ऐसा तो होता नहीं कि हर जगह पे फॉर द मोशन हो, राइट? कभी कभी अगेंस्ट द मोशन भी होती हैं चीज़ें। एंड ये पूरी इंडस्ट्री को पता है कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा स्पेसिफिकली कि कौन सा ग्रुप कौन सा है, नाम लेना भी बट मत। कुछ तो बैकलैश मिला होगा ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ निभानी है उसके साथ निभानी, जिसके साथ नहीं निभानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई अगर सोचे मेरे बारे में, कुछ भी सोचे, मुझे नहीं फर्क पड़ता यार। जहाँ मेरा प्यार है वहाँ मेरा प्यार है, जहाँ मेरी दुश्मनी है वहाँ घर तक है, जहाँ मेरा प्यार है वो भी घर तक है। पहल करता नहीं, दूल में छोड़ता नहीं, सिंपल। आपने बादशाहबाजी के बारे में बहुत सारी बातें बोली। 2025
क्या हम बादशाह का नाम के बिना बात कर सकते हैं पॉडकास्ट में? मतलब क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। बट अगर मैं बोलूं आपको कि आपको वो एक गाना ऑफर करते हैं या आपके साथ काम करना चाहें, तो क्या आप उनके साथ काम करोगे? मेरे जहन में भी नहीं है, कभी मैंने सोचा भी नहीं, और अगर कभी, और ऐसा होगा भी नहीं। क्योंकि देखो, गिल्ट इज ऑलवेज कॉन्शियस, उस आदमी को पता है उस आदमी ने किस किस के साथ क्या क्या करा है। वो पहली बात तो बोलेगा नहीं, और बोल भी देगा तो साफ क्रॉस है, काटा है, बिल्कुल बहुत बड़े वाला एनू है, क्योंकि मैं थूक के नहीं चाटता। और जो दोबारा एक डिस्ट्रैक्ट बनाया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो वो तो थूक के चाटा ना, नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, फिर कर दिया। तो मैं वो आपसे वो कह रहा हूँ ना, मैं थूक के नहीं चाटता। मेरी डिक्शनरी में वो लोग हैं ही नहीं जिन पे मैं काटा मार चुका हूँ। उनका काटा है तो परमानेंट काटा है, चाहे वो मुझे कितने अरबों खरबों को भी फ़ायदा हो रहा हो। वो नहीं है तो वो नहीं है, और जहाँ मेरे को फ़ायदा 1 रुपये का भी नहीं है, और जो मेरा यार है वो मेरा यार है, जहाँ फिर जान भी हाजिर है। सिंपल एज दैट। दोगलापन है ही नहीं अपने अंदर। सोच रहा हूँ कि ये सवाल पूछूं ना पूछूं, बट मेरा काम है सवाल पूछना। कुछ दिन पहले एक हवा सी उड़ी थी, कुछ रूमर्स थे कि हनी पाजी और बादशाह पाजी दोनों का आने वाले टाइम में कुछ साथ में देखा जा सकता है। कितनी सच्चाई है इस बात में, या कहीं ना कहीं कुछ है इसमें कि थिंग्स माइट गेट बेटर? क्योंकि आप भी आज किसी हनी भाई उसका जवाब ऑलरेडी दे तो चुके हैं कि उनकी ऐसी किस्मत कहा। बस चैप्टर क्लोज करो ना यार। वो मुझे पढ़ना ही नहीं कंट्रोवर्सी। मेरे को बादशाह के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में मेरे को बात ही नहीं करनी। जहाँ दिल नहीं ठुकता वहाँ बात क्या करनी, और जहाँ दिल ठुकता है वहाँ चुप क्या होना, वहाँ तो बोलते रहो। इंडस्ट्री में गिरिक अमन का नाम वहाँ जरूर होता है जहाँ पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। ऐसा तो मैंने पता ही क्यों बोला? हाँ। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, सबको पता है, मासूम शर्मा जी के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी, जहां उनके काफी सारे गाने डाउन कर दिए गए बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, राइट? तो इसमें मेरा कंट्रोवर्सी से नाम का जुड़ गया? आपका भी उनके साथ गाना है, तो ये तो महज ये कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ है नहीं है। और वो आदमी से आप मिलोगे आपको पता लगेगा, वो भी दिल फैक दिल राजा आदमी है। वो भी आपको लगेगा नहीं आप मासूम शर्मा के साथ बैठे हो, आप हनी भाई के साथ बैठे हो, आपको कभी पता नहीं लगेगा। वो आदमी इतना ग्राउंडेड, इतना डाउन टू अर्थ है, दिल का राजा आदमी। सेम ऐसी मासूम शर्मा है। क्या आपको लगता है जस्टिफाइड था उनके गाने डाउन करना? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। ये गाने आज से नहीं बन रहे, ये ऐसे गाने कई सालों से बन रहे हैं। जो बॉलीवुड में भी गाने हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में भी गाने हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री में भी गाने हैं, साउथ की सारी मूवीज़ गैंगस्टर बेस्ड होती हैं, बॉलीवुड की कितनी सारी मूवीज़ गैंगस्टर बेस्ड हैं, पंजाब में कितनी मूवीज़ बनी है जो गैंगस्टर बेस्ड हैं, गाने भी ऐसे बने हैं। तो फिर सब बैन करो ना। और अगर आप इस तरीके के गाने और मूवीज़ बैन कर दोगे तो मेरे को लगता है कि यूट्यूब में से 90% मूवीज़ और गाने डिलीट हो जाएंगे, रह ही क्या जाएगा। और अगर गाने देख के या मूवी देख के कोई गैंगस्टर बनता होता तो पूरी दुनिया गैंगस्टर होती। आप क्यों गैंगस्टर नहीं हो? आप क्यों बंदूक नहीं लगाते, क्यों राइफल नहीं चलाते, आप क्यों फिरौतियाँ नहीं मांगते, आप क्यों लड़कियाँ नहीं छेड़ते, आप क्यों बदतमीज़ियाँ नहीं करते लोगों के साथ? मैं क्यों नहीं करता? ये मैम बैठी हैं, ये क्यों नहीं करती? ये सब आपकी टीम बैठी है, ये क्यों नहीं करती? गाने तो सारे आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे, गैंगस्टर वाले, जिसमें गन कल्चर बताया हुआ है, जिसमें लड़कियों को बारे में बोला हुआ है, जिसमें बहुत चीज़ें ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं। तो ये हमारे एथिक्स नहीं है, ये हमारे ब्लड के अंदर नहीं है। हमें जो परवरिश दी गई है वो हमें अच्छी परवरिश दी गई है जीवन के अंदर। तो अगर उससे आप अगर इन्फ्लुएंस होते तो पूरी दुनिया आज इस रास्ते पे चल रही होती। ऐसा क्यों हो रहा है मासूम शर्मा जी के साथ, मासूम भाई के साथ, कि उनको इतना ज़्यादा अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे ऑन दी अदर हैंड मेन स्ट्रीम रैपर्स ऐसे गाने और ऐसे लिरिक्स बना रहे हैं जो कि इंसान 4 लोगों के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकता। हर एक इंसान को प्यार करने वाला भी होता है और हर एक इंसान से जलने वाला भी होता है।
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मासूम शर्मा की तरक्की देख के मुझे नहीं पता किसने क्या करा है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। ना मैं इस चीज़ के अंदर डीपली घुसा, ना मुझे मतलब है, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट। मेरा काम है गाने गाना, मेरा काम है कोलैबोरेशन में जाना, मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना, तो मैं ज़्यादा घुसता नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आदमी ऊपर उठ रहा होता है, जब कोई आदमी तरक्की कर गया होता है, तो उसको दबाने के लिए कई लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं। बट जब वो आदमी दिल से अच्छा काम कर रहा होता है, जब वो आदमी दिल का अच्छा होता है, तो पूरी कायनात उसको बचाने में अपनी पूरी जान लगा देती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है और ये मैं इसको मानता हूँ। आप मासूम से मिलेंगे, आप ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मासूम शर्मा को खुद ही नहीं पता मासूम शर्मा है क्या। आपको मैं ये बता दूंगा आज, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है पर वो आदमी बहुत ग्राउंडेड है। आप बोलोगे जमीन पे रही हैं, हाँ, बहुत हम्बल बिगिनिंग्स रही हैं उनकी भी। वो आज भी हम्बल है। आप जमीन पे बैठ के खाना खाओगे, वो जमीन पे बैठ के खाना खा लेगा आदमी आपके साथ। आप मतलब बहुत ग्राउंडेड आदमी है वो, मतलब दिल का साफ, दिल का राजा। और जितने भी 20-25 लोग मासूम शर्मा के साथ हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड रहते हैं, वो सारे मासूम शर्मा की तरह हैं। और वो मासूम शर्मा को दिल से उतना ही प्यार करते हैं शायद जितना वो अपने माँ बाप को प्यार करते होंगे। तो मासूम शर्मा ने वो इज़्ज़त कमाई है। और जिन लोगों को पता ही नहीं वो मासूम शर्मा के बारे में, तो वो तो कुछ भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दोनों। उनको कायनात बैठी है ना, ऊपर वाला भोला हुआ बैठे हैं, उसको सेव कर रहे हैं और दिन पर दिन आगे तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं। भैया क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा मानना है कि एक गाना बनता है, इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप अपने थॉट्स को कलम के जरिए कागज़ पे लेके आते हो, लिखते हो और उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो लोगों के आगे। बट कहीं ना कहीं आज के समय में अंडर द नेम ऑफ हर्टिंग सेंटिमेंट्स, ये जो शब्द है ना हर्टिंग सेंटिमेंट्स, ये गाना मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं किसी की कोशिश तो ये थी ना कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए। क्या इस हर्टिंग सेंटिमेंट्स वाले थॉट को या वर्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की क्रिएटिविटी को मारा जा रहा है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट। एक राइटर कुछ भी गाना लिखता है, वो समाज के अंदर रह के समाज में क्या क्या हो रहा है उसको देख कर लिखता है जी। कोई ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से सीख के आया है कि मैंने ये लिखना है, माँ के पेट से ये सीख के आया है कि मैंने ये लिखना है, मैं ये लिखूंगा, आउट ऑफ द ब्लूम जाके मैं कुछ ऐसा कंटेंट लिखूंगा जो समाज में नहीं चल रहा। आप कोई भी गाना उठा लो, कोई भी गाना चल रहा है, वो आज की डेट के अंदर जो सोसाइटी में आसपास अपने वो देख रहा है, वो गाना बना रहा है, वो गाना लिख रहा है। मुझे लगता नहीं वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। हाँ, कुछ गाने ऐसे होंगे जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे होंगे, बट उसमें भी ये है कि उसको आप किस तरीके से देख रहे हो, ये फर्क पड़ता है। वो नहीं होना चाहिए, बट वो मेरे को लगता है कि 100 में से एक आधा गाना होगा। बट रिसेंटली ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, दिखता है ना आदमी को, तो आदमी को फील भी होता है। जैसे अभी स्टेज शोज हुए, गाना गाने के लिए मना कर दिया गया, राइट। स्टेज से घसीट के उतारा जा रहा है, खींच खींच के निकाला जा रहा है कि तुम गाना नहीं गाओगे, तुम गाना परफॉर्म नहीं करोगे। मुझे नहीं पता ऐसा। ऑडियंस थोड़ा हिंट तो दो, मतलब किसके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है? मासूम भाई के साथ बोल रहा हूँ मैं। तो वो बता तो रहा हूँ, वो जेलस फैक्टर है कि ये आदमी ऊपर क्यों उठ रहा है। वो जेलस फैक्टर है सारा की सारा, उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा। बट मैंने आपको फिर बोला कि कुछ जेलस लोग होते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एक आदमी को गिराने के लिए, बट उस आदमी की मेहनत, उस आदमी की शिद्दत, उस आदमी का दिल, उस आदमी का नेचर, उस आदमी का टैलेंट अगर अच्छा है तो पूरी कायनात लगा देती है अपनी जान, अपना जोर उस आदमी को उठाने के लिए। तो इसलिए वो आदमी उठ रहा है। आपका गाना वायरल हो रहा है, बहुत क्रेजी वायरल हो रहा है, और मैं अभी आपको बता भी रहा था, 2-3 बार सुन चुका हूँ। आज में ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ? मतलब पुरानी मित्रता थी जिसको आपने काम के साथ जोड़ दिया और प्रोजेक्ट्स किए? मैं मासूम भाई से मिला था, मेरे एक फ्रेंड है रोहतक का, डी के सारन।
ही इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड बहुत बिजनेसमैन भी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो मासूम भाई से मिलवाने वाला डीके था मुझे आज से बहुत साल पहले। हम 2-3 बार मिले बीच में और हमारा अच्छा प्यार था, बट मुलाकात बहुत कम होती थी, सिर्फ पार्टीज में या वैसे कभी नॉर्मल हो गई जी। सो हम मिले एक दिन, दोबारा मिले और मैंने भाई को बोला कि भाई कुछ कोलैब करते हैं, बढ़िया यार, अच्छा कोलैब करते हैं। तो ही सेड ओके, करते हैं। फिर हमने इमीडिएट, वो कहते हैं ना कि जब चीज़ अच्छी होनी होती है तो पूरी कायनात अपना जोर लगा देती है, तो चीज़ बनी। हम स्टूडियो गए रोहतक मासूम भाई के, वहाँ पे इमीडिएटली हैरी राठर राइटर हैं, उन्होंने हाथ की हाथ गाना लिखा, थोड़े बहुत चेंजेस करवाए हमने और वो गाना हाथ के हाथ अपने डब किया। थिंकर ने म्यूज़िक दिया गाने का, बहुत यंग टैलेंटेड लड़का है और आकाश नाम है बेसिकली उसका, पर म्यूजिकल नेम थिंकर है। सो ही गेव द म्यूजिक, वी लाइक्ड इट, तो पसंद आया और मासूम भाई ने वो गाना सोनू टेक को इमीडिएट भेजा। सोनू टेक को गाना पसंद आया, इमीडिएट म्यूजिक वीडियो प्लान करा, प्लान होते ही म्यूजिक वीडियो शूट हुआ, 2-4 दिन के अंदर ही गाना रिलीज हो गया। 3 घोड़े नाम कहाँ से आया दिमाग में? 3 घोड़े नाम यहाँ से आया, एक्चुअली बहुत सारे गाने के नाम सोचे थे हमने। 855 नाम सोचा था, स्वराज ट्रैक्टर होता है 855, वो नाम सोचा था हमने। फिर हमने नाम सोचा था फार्म। फिर हमने नाम सोचा घोड़े 3। तो हमको ये लगा, फिर मासूम भाई से बात हुई तो ही सेट कि यार मेरे ना घोड़े की सीरीज चल रही है, घोड़े 2, घोड़े। तो फिर हमने बोला कि जैसे आपको ठीक लगे वैसा नाम रख दो। फिर वो नाम फाइनल कर दिया, घोड़े 3। गाने में यही है कि भाई फार्म हाउस तैयार हो गया है जहाँ पे 3 घोड़े और 4 बैल हैं। एक गाने के अंदर ये दिखाया, आपने देखा ही है कि जो शांति अपनों के बीच में फार्म हाउस में, अपने घर के खेत में फार्म हाउस बनाया हुआ है, वहाँ बैठ के जो मज़ा आता है वो जीवन में कहीं नहीं है, यारों दोस्तों के बीच में, भाईचारे के बीच में, नेचर। हाँ, घोड़े रखे हुए हैं, घोड़े पाले हुए हैं, बैल पाले हुए हैं, गाय रखी हुई हैं, ट्रैक्टर चल रहा है खेत में, मतलब वो एक फील ही अलग है, वो देसी गांव की फील है जो लोग पूरे हरियाणा में होता है, तो लोगों को पसंद आता है। रॉ देसी कल्चर है और उस कल्चर के ऊपर ही जो कंटेंट बेस्ड है वो इतना ज्यादा नेचुरल लग रहा है ना। हमने कुछ गाना ऐसा बनाना था कि लोग उसको अपने आप से कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए। रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत स्ट्रांग तो इसलिए हमने कोई ऐसा चीज उसमें नहीं डाली जो लोग अपने से हम रिलेट ना कर पाए। हमने सब चीजें उसमें वो डाली, वो वर्डिंग्स डाले हरी भाई ने, जो लोगों ने अपने आप से रिलेट करी। सो दैट इज व्हाई गाना इज गोइंग वायरल। आपका गाना तो बहुत वायरल जा रहा है, बट मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, इज इट प्योरली बेस्ड ऑन टैलेंट या गाना चलाने के लिए स्मार्ट ब्रांडिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? टैलेंट अपनी जगह, ब्रांडिंग अपनी जगह, टैलेंट तो है ही ना। बिना टैलेंट के गाना कैसे बना लोगे आप? अगर गाने के अंदर पूरी टीम है, म्यूजिक डायरेक्टर है थिंकर, उसमें टैलेंट है तो वो म्यूजिक बना पाएगा। हैरी राठर ने गाना लिखा भाई ने, उनमें टैलेंट था, उन्होंने गाना लिख दिया। मासूम भाई में टैलेंट है, उन्होंने उसको कंपोज करा। ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड कंपोजर, आई मस्ट टेल यू। गाना उन्होंने कंपोज करा, गाते भी अच्छा हैं तो वो भी टैलेंट है। मैं गाता हूँ, मेरे में टैलेंट है। तो सारी पूरी टीम अगर टैलेंटेड होगी तो गाना बन पाएगा। ब्रांडिंग तो बात की बात है, गाना पहले अच्छा तो बने तभी तो ब्रांडिंग करोगे आप। बिना गाने के आप ब्रांडिंग, बिना अच्छी चीज़ के ब्रांडिंग कैसे कर लो? वैसे तो बहुत सारे गाने रोज रिलीज होते हैं, उनकी ब्रांडिंग भी बहुत टॉप की जाती है, पर वो गाने नहीं चल पाते, दब जाते हैं। आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है इस गाने में से? मेरी बहुत सारी फेवरेट लाइन है। मेरी एक वो फेवरेट लाइन है, पीणी सा तो पीणी सा चाहे साबत कुणबा बांडे जा, ना पीणी तो ना पीणी चाहे आगे खिंडती हांडे जा। ये मेरी फेवरेट लाइन है। मतलब दारू पीनी है तो पीनी है, और नहीं पीनी तो फिर कोई कितना भी अपने बाप का जोर लगा ले, कोई कितना भी दम लगा ले, नहीं पीनी तो नहीं पीनी, चाहे रूल रही हो, गिर रही हो इधर उधर। मतलब शराब ही शराब हो, नहीं पीनी तो नहीं पीनी। ये मेरी एक फेवरेट लाइन है। एक वो लाइन फेवरेट है मेरी, सारे भाइयां बरगे यार रे बाबा, भोले की सरकार, खेत पे हो गया फार्म तैयार रे, घोड़े 3 बैठ के 4। ये फेवरेट लाइन है मेरी। एक मेरी लाइन इसमें और फेवरेट है, राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है इसको।
पूछ ले बेशक और आते और कवे को सूता काम ठा दिया राम करण के छोरिया ने। तो इसमें ये रामकरण जो हैरी लेटर भाई उनके फादर साहब का नाम है, तो उनकी बड़ी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी, तो पर उन्होंने लिखा है तो उनका प्रायोरिटी बनती है फादर साहब का नाम डालने की। मेरी ये थी कि कवे कसूता काम डा दिया श्याम बिहारी के छोरिया ने, तो मेरे फादर का नाम है, तो मेरा बड़ा दिल था, चलो यहाँ भड़ास निकाल दी दिल की, कोई बात नहीं। भाई क्या आपको लगता है कि वायरल व्यूज जो रील्स चलती हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता है, क्या ये गाने की ओरिजिनलिटी को मार देता है? नहीं, देखिए इसके दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा हेड टेल्स दोनों होते हैं। मेरे को लगता है कि अगर कोई लाइन या कोई अंतरा या कोई चीज़ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, तो उससे गाना भी हिट तो होता ही होता है, लोगों को पता तो लगता ही है। सही बात। बट कहीं ना कहीं ये भी होता है कि लोगों को कई बार पूरा गाना नहीं याद होता, सिर्फ उतनी लाइन जितनी इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे चल रही होती है वो लोगों को ज़्यादा याद रह जाती है, लोगों के जहन में बैठ जाती है। तो वो अच्छा भी और बुरा भी दोनों है। मुझे ऐसा लगता है कई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस रील को देख के, जो क्योंकि जब व्हेन यू स्क्रॉल द रील्स, सो बार बार आपके रील पे अगर घोड़े 3 अंक का कोई लाइन आ रही है, कोई भी लाइन अगर आ रही है, तो आदमी एक बार को फिर जाके यूट्यूब पे देखता ही है कि यार ये बार बार स्क्रॉलिंग पे मेरे पास ये गाना आ रहा है, तो एक बार यूट्यूब पे जाके देखूं। तो ये भी फर्क पड़ता है, लोग वो गाना जाके देखते भी हैं, वायरलिटी फैक्टर बढ़ जाता है गाने का। हाँ बढ़ जाता है। क्या लेबल्स, जैसे वायरलिटी फैक्टर की हम बात कर ही रहे हैं, क्या लेबल्स आज की डेट में रियल टैलेंट को चूज कर रही है या सिर्फ उन लोगों को चूज कर रही है जो कि जिनके फेसेस, फेम, पॉपुलैरिटी या फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं? नहीं, देखिए फेस, फेम, पॉपुलैरिटी, फॉलोअर ज़्यादा हैं तो दैट मीन्स वो रियल टैलेंट ही है। अब होता क्या है कि कंपनी उनको साइन कर लेती है आर्टिस्ट को, और जिसको आर्टिस्ट को साइन कर लेते हैं फिर उसको ज़्यादा बढ़ावा देती है इंस्टेड ऑफ जो उनके साथ साइन नहीं है, और क्या पता उनमें भी टैलेंट है बट उनको मौका नहीं मिल पाता कई बार अपना टैलेंट को प्रूव करने का, तो वो इंडिपेंडेंटली लगे रहते हैं बेचारे लगे रहते हैं। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी इंसान जिसके अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो फेमस है, वो टैलेंटेड है, चाहे वो टैलेंटेड है, चाहे वो कंटेंट क्रिंज ही क्यों ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग यहाँ कंफ्यूज हैं लाइफ के अंदर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है, लोग उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, दे आर नॉट सेलिब्रिटीज। वो अपने एंड पे अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना समाज में नाम अपनी क्रिएटिविटी से क्रिएट करा है, तो उनको सैल्यूट है उस चीज़ के लिए, बट दे आर नॉट सेलिब्रिटीज। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिस्ट की, सिंगर की, म्यूजिक डायरेक्टर की, राइटर की। तो जो कंपनी के साथ साइंड है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कंपनी उनमें पैसा भी लगाती है और कंपनी उनको बैक टू बैक गाने भी निकाल के देती है और कंपनी उन पे पैसा भी लगाती है, प्रमोशन भी करती है। और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो कंपनी के साथ साइंड नहीं है, तो उनके इक्का दुक्के गाने आ पाते हैं, उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, उनको अपने टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। एक सच सच बात बताना, चलो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, बट आई रियली वांट टू नो द इनसाइड। ठीक है, लोग अपने पेज पे बड़े बड़े आर्टिस्ट भी, उनके कोलैबोरेशंस नहीं होते राइट लोगों के साथ। आपका पेज स्क्रॉल करता हूं ना मैं जब, ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, जो भी इंसान ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, जिसकी फुल हाइप होती है, ठीक है, यू हैव अ कोलैबोरेशन पोस्ट विद दैट पर्सन। ये रिश्ते हैं या आपकी फेम के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं? नहीं, ये रिश्ते हैं। मेरी फेम अकेली नहीं है उसमें, उस कोलैबोरेशन में सामने वाले की फेम भी है ना। तो अगर आप ये सोचो कि मेरी फेम के साथ वो जुड़ के कोलैब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके भी फेम है, उनके अपने एंड पे उनकी फेम है, उनके जो क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। मेरी अपनी फेम है सिंगिंग में, तो वो जब दोनों मिलती हैं, दोनों जुड़ते हैं, तो वो कंबाइंड एक चीज़ बनती है, तो इसलिए कोलैब होता है और वो रिलेशंस भी होते हैं।
कुछ पेड होते हैं, कुछ नॉन पेड होते हैं, कुछ प्यार रिश्ते भी होते हैं। ये कुछ कंटेंट दे दिया आपने, पेड नहीं, पेड but कोलैबोरेशंस, मतलब paid आर्टिस्ट होती हैं। इन्फ्लुएंसर्स आपको पैसे देते हैं मुझे कोलैबोरेशन करने के लिए? कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे ऐसे हाँ। कंटेंट क्रिएटर्स हाँ हैं हाँ। इंस्टाग्राम के अंदर हम्म, जो चार्ज करते हैं, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हम्म। आपने कभी पैसे दिए हैं किसी क्रिएटर हाँ, को? बहुत आर्टिस्ट देते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। एवरी आर्टिस्ट गिव्स, एवरी आर्टिस्ट। अब वो खुद ना दे, वो कंपनी के थ्रू दें या वो खुद दें, उनको भी तो, Wow. इन्फ्लुएंसर्स को भी तो अपनी रोजी रोटी चलानी है ना। हम्म, वो कहाँ से चलाएंगे? अगर आज कोई इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो अच्छा डांस करते हैं, अच्छा कोरियोग्राफ करते हैं किसी गाने पे, तो उनकी इनकम तो, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? इंस्टाग्राम को बहुत पैसा थोड़ा ना दे देती है। उनको मिलेगा तो वहीं से ना कि एक आर्टिस्ट या उसकी टीम या कंपनी उनको पे करेगी कि अभी इस गाने पे आप ये बनाओ। और वो मैं नहीं करता, वो सारे करते हैं, ये तो सबको पता है। ये तो मुझे तो आई एम शॉक्ड कि आपको कैसे नहीं पता। तो पे करते हैं सब, सारी पे करते हैं। ये थोड़ा सा वियर्ड था मेरे लिए कि कोलैबोरेशन पोस्ट के लिए भी पैसे लिए जाते हैं सिर्फ कोलैबोरेशन करने के लिए। दैट्स अ तो वो लिटिल, बेचारे वो जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? उनको भी तो घर चलाना है अपना, उनको भी तो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी जीनी है, कपड़े लत्ते, खाना पीना, परिवार, सब कुछ करना है ना। वो कहाँ से करेंगे? वो उनकी रोजी रोटी है। अब मैं कहीं शो करने जाऊंगा, फ्री में थोड़ा ना शो करूंगा, मैं भी तो पैसे लूंगा ना। राइट। तो ऐसे ही उनका तरीका है पैसे कमाने का, और वो जस्टिफाइड है, वो गलत है ही नहीं। ब्रांडेड फौजी भाई के साथ आपका कैसा रिश्ता है? मैंने कुछ दिन पहले आपका एक पोस्ट देखा जिसमें उनके साथ आपकी कोलैबोरेशन थी। वाज इट अ पेड कोलैबोरेशन? दैट वाज नॉट अ पेड कोलैबोरेशन। कैसा रिश्ता है आपका उनके दैट इज साथ? अ गुड, अच्छा रिश्ता। मैंने आपको क्या बोला, एवरीथिंग इज नॉट पेड। कई रिश्ते भी होते हैं। तो ब्रांडेड फौजी भाई जो है वो बहुत टैलेंटेड आदमी है, और बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ उठा है वो आदमी, बहुत गरीबी से उठ के आया है वो आदमी। तो टैलेंटेड है वो आदमी यार। ही इज़ अ वेरी नाइस सोल। और लिखता है, हाथ क्या लिखता है वो, तुरंत ऐसे, क्विक एंड फास्ट। क्विक एंड फास्ट। क्या लगता है आपको, आर्टिस्ट पैसा अच्छा कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इमेज, रील्स एंड कंट्रोवर्सीज? आर्टिस्ट अच्छा कमा रहे हैं अपने टैलेंट से। ओके। अगर आप में टैलेंट है तो आप अच्छा कमाओगे। कंट्रोवर्सी से आप कभी नहीं कमा सकते। वो एक शॉर्ट टर्म कमाई होती है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने। उसको मैं कमाई नहीं बोलता, उसको मैं हराम की कमाई बोलता हूँ। हलाल की कमाई टैलेंट होती है। जो इंसान अपने टैलेंट से कमाता है, अपने शोज से कमाता है, अपनी लिखाई से कमाता है, या कमाता है अपनी गायकी से कमाता है, अपने रिलेशन से कमाता है। टाइम ना काफ़ी चेंज हो गया है। अभी पैसे की जब बात आई तो मेरे दिमाग में फिर वही, क्या आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स कीप ऑन गोइंग अराउंड माई हेड। आज के टाइम में क्या स्पॉटिफाई और यूट्यूब अच्छा पैसा दे रहा है? मैं नहीं पढ़ता इन सब चीज़ों में यार। मैं अपने गाने में बिलीव रखता हूँ। टीम देखती है क्या कर रही है क्या नहीं, कहाँ से पैसा आ रहा है। मैं अपने काम में ध्यान देता हूँ। तो थोड़ा तो पैसे के बारे में सोचते होगे ना कि भगवान की कसम मुझे, मैंने कभी आज तक देखा नहीं कि मेरा स्पॉटिफाई से कितना पैसा आ रहा है। मैंने कभी नहीं देखा मुझे यूट्यूब से कितना पैसा आ रहा है। मैंने कभी नहीं देखा, मुझे ये पता है कि मेरे शो से कितना पैसा आ रहा है। मैं बाकी इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ। मुझे अपना काम करना है। अगर मैं पैसे के पीछे पढ़ना शुरू हो गया ना, तो फिर मैं अपने काम में दिमाग नहीं लगा पाऊँगा। मुझे पैसा कमाना ज़रूर है, आपको भी कमाना, सबको कमाना है अपना घर चलाने के लिए, राइट, अपनी लग्जरीज पूरी करने के लिए। राइट। बट मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान देता हूँ। 90% मेरा फोकस मेरे काम पे है। बट वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? मतलब आप कह रहे हो मोस्टली शोज से आता है। मोस्टली शो से बट आता ऑब्वियस है। है, जो शोज से आएगा वो रॉयल्टी से भी आता है। ज्यादा मोटा पैसा कहाँ से आता है? शोज से आता है, शोज से आता है। रॉयल्टी से भी आता है, शोज से भी आता है। शोज मतलब अब एक आर्टिस्ट के लिए शोज ही मेन चीज़ है ना यार। क्या आपको लगता है आज की डेट में नए सिंगर्स के लिए आसान है काम मिलना, मार्केट में रेलेवेंट होना? बहुत सारे ऐसे नए आर्टिस्ट हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बट
ड्यू टू उनकी पहुंच नहीं है राइट जगह तक कि वो अपने टैलेंट को उस राइट जगह तक मतलब पहुंचा सके, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं लोगों को दिख नहीं पा रहे। नहीं तो ऐसे बहुत सारा टैलेंट है, अगर उनको राइट एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म मिल जाए ना अपना, तो गानों की भरमार लग जाएगी, इतने गाने निकलेंगे रोज। आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हो, आपको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, रिलेवेंट भी हो, बहुत सारे यंग आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो आपको रीच आउट करना चाहें, आपसे उनको आपके साथ कोलैब करना चाहें, आपके साथ काम करना चाहें, तो मैं करता हूँ। हाउ ओपन आर यू? मैंने बहुत करे हैं, मेरे मैक्सिमम गाने आप उठा लो वो नए लोगों के साथ हैं, मैक्सिमम सॉन्ग्स। कुछ नए लोगों ने गाने लिखे हैं, कुछ नए लोगों ने म्यूजिक का काम करा है, कुछ नए लोगों ने म्यूजिक वीडियो बनाया है, कुछ नए लोगों ने, कुछ नए एडिटर्स हैं जिन्होंने पहली बार काम करा है, बहुत सारे हैं। आप मेरे गानों की हिस्ट्री खोल के देख लो, आपको आप देखोगे कई ऐसे सिंगर्स हैं उसमें, कई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम करा है। चांस देने वाला तो मैं खैर कोई नहीं होता, ये तो वर्ड ही वेस्ट है, बोलना खराब है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम करा। आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग मेरी हमेशा यही रहती है कोशिश कि नए चेहरों के साथ काम किया जाए, क्योंकि नए चेहरे बहुत टैलेंटेड हैं, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, नए चेहरों के साथ काम करके फिर उनमें एटीट्यूड बहुत आ जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। राइट। ग्राउंडेड एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये, आप अपने काम के साथ साथ अपने आप को ग्राउंडेड रख के चलो। लोग ऐसा नहीं कर पाते तो वो पीछे रह जाते हैं, और जो ऐसा कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। Where if you had to drop one truth bomb about the music industry, क्या है वो कड़वा सच म्यूजिक इंडस्ट्री का जो दुनिया को नहीं पता? सब कुछ पता है दुनिया को, ये दुनिया ये सब जानती है। सबसे कड़वा सच ये है कि एकता नहीं है लोगों के अंदर, बैक बिचिंग करते हैं, मुंह पे कुछ है पीठ पीछे कुछ है। सबसे कड़वा सच है ये। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, जिस दिन भाईचारा बन जाएगा इंडस्ट्री के अंदर, उस दिन सब मिल बांट के प्यार से खाएंगे, प्यार से रहेंगे, और लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ये कंट्रोवर्सीज जिस दिन बंद हो जाएंगी ना, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेन जड़ इंडस्ट्री को जो ख़त्म कर रही है वो कंट्रोवर्सीज की है, वो आपसी मेल जोल नहीं है, वो लड़ाइयाँ हैं, वो जेलस फैक्टर है जो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे किसी से जेलसी नहीं हुई आज तक लाइफ के अंदर, और करूँ भी क्यों? मेरे हक का मैं खा रहा हूँ, आपके हक का आप खा रहे हो। जितना मुझे मिलना है वो मुझे मिलना है, वो आप रोक नहीं पाओगे, और जो मुझे नहीं मिलना वो आप मुझे दे नहीं पाओगे। करने वाला भोले बाबा है, जो करना उसने करना है, कमिश्नर वही है। हम सब तो सिपाही चल रहे हैं, बस अपना अपना काम कर रहे हैं, देना उसी ने है। तो जितना उसने देना है वो आपको मिलना, जितना जो आपको उसने नहीं देना वो आप किसी से छीन नहीं सकते। तो लोगों को ये सच्चाई का पता लग नहीं रहा है, वो भेड़ चाल में लगे हुए, भागते फिर रहे हैं, इसकी लंगोट खींचो, इसकी चप्पलें उतारो, इसको पीछे से खींचो। कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज सबको होता है, पर बहुत बाद में होता है कि हम क्या कर रहे थे। बिफोर वी कम टू एन एंड टू टुडेज पॉडकास्ट, एक छोटा सा रैपिड फायर है, कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ। हनी पाजी 2002, हनी पाजी 2012, हनी पाजी 2025, क्या कहना चाहोगे? वो आदमी तब भी लेजेंड था, वो आदमी आज भी लेजेंड है, वो आदमी कल भी लेजेंड ही रहेगा। बिकॉज हनी भाई का जब भी म्यूज़िक, चाहे वो 2002 का एरा हो, चाहे वो 2015 का एरा हो, 15 का हो, चाहे वो जो भी आपने पूछा, चाहे वो 2025 का हो, लोग तब भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं, कल भी प्यार करते रहेंगे। और म्यूज़िक हमेशा फ्यूचरिस्टिक ही रहा है, जो लोग पसंद करते हैं। एज सिंपल एज दैट। एक आर्टिस्ट जो बातें बहुत करता हो बट डिलीवर नहीं कर पाता? बहुत सारे हैं यार, लाइन लग जाएगी, मतलब लिस्ट बढ़ जाएगी, पे दो चार A4 साइज शीट बढ़ जाएंगी। ओके, मैरी वन, कोलैब विद वन एंड ब्लॉक वन। मैरिड तो हूँ ऑलरेडी। हाइपोथेटिकली सोचो। अच्छा, सोचना है। ठीक है। शहनाज गिल, नेहा कक्कड़,
एंड नोरा फतेही। शहनाज गिल के साथ कोलैब हो गया। नूरा फतेही मुझे बहुत पसंद है, तो अगर मेरी शादी नहीं होती तो मुझे शादी कर लेता। तो प्लीज़ नूरा जी, आप ऑफेंसिव ना हो इस चीज़ को लेके। इन्होंने सवाल पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया। और नेहा कक्कड़ का ऐसा कुछ पता नहीं मेरे को, मेरे ज़्यादा कोई खास है नहीं, लगता नहीं मुझे कुछ ना कुछ। ना कहते हुए भी कह दिया। नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। मैं तो ये कहा है कि मेरा मतलब मैं ज़्यादा सुनता नहीं उनको। हाँ, मैं ज़्यादा, मेरे को ज़्यादा है ही नहीं, मतलब एक लाइकिंग होती है ना गाने सुनने की, मेरी नहीं है उनकी लाइक, उनके गाने की लाइकिंग। मतलब वो होगी, लोगों की होगी, पर मुझे मेरी नहीं है। हेट भी नहीं करता बट पसंद भी नहीं करता, दोनों ऐसा ही है। मतलब अगर शीशे वाली चुन्नी में, सोचने वाली बात है, शीशे वाली चुन्नी में अगर शहनाज गिल जी नहीं होती, राइट, हर डांस परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, तो उनकी जगह अगर मैं किसी को रिप्लेस करूं तो कौन होता? नहीं, वो जो थी ठीक थी ना, रिप्लेस क्यों करना है आपको? स्टिल अगर मैं आपके माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं कि आपका भी तो कुछ फेवरेट होगा ना, आप भी तो किसी को लाइक करते होगे। कटरीना कैफ वो हो सकती थी। और कोई इन्फ्लुएंसर जो आपको पसंद हो, या कोई कोरियोग्राफर या कोई डांस क्रिएटर जिसको आपको लगता है कि दैट पर्सन फिट्स इन दैट स्पॉट। एक डांस क्रिएटर से मेरे को याद आया, एक इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, बहुत अच्छा मतलब आर्टिस्ट है वो, मनप्रीत तूर। ओके, वो मुझे बहुत पसंद है यार। आई तो लाइक हर लाइक एनीथिंग। मेरे को बहुत पसंद है उनकी डांस मूव्स। इनको गाना आया था सिफ्त। मैं मतलब क्या उन्होंने डांस मूव्स करी हैं, क्या लग रही हैं वो, अल्टीमेट। वो हो सकती थी शायद। थैंक यू सो मच भैया, आप आए, मोस्ट वेलकम। दोबारा आए। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। और आई होप एंड आई विश एंड आई नो, ये तीनों चीज़ें इसलिए बोली हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट हिट होने वाला है। A lot of people liked your previous episode and a lot of people love you. So thank you so much. थैंक यू, माय प्लेजर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।